नमस्कार। बजट 2020 इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बजट में चर्चा करेंगे इस बात की कि छोटे उद्यमियों को क्या मिला, खास तौर पर जो पूरी वैल्यू चेन होती है एक्सपोर्ट्स की, उसमें छोटे उद्यमियों की क्या स्थिति है और आगे जाते हुए वो कैसे बजट से लाभ कमा सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अजय सहाय, जो कि डीजी एंड सीईओ हैं FIIO में। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मोदी सरकार भारत की GDP ग्रोथ में तेजी लाने और नौकरियों के ज़्यादा मौके बनाने के लिए छोटे उद्यमियों पर फोकस कर रही है। इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे उद्यमियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बजट में वित्त मंत्री ने सिंगल विंडो वाले लॉजिस्टिक बाजार के गठन करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और छोटे उद्यमियों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लाने की घोषणा की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। साल 2020-21 के बजट में सरकार और वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार के अवसर पैदा करना था और इसलिए बजट में कई ऐसे प्रावधान किए गए जिससे घरेलू उद्यमियों को फायदा हो और वे वैश्विक रूप से ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकें। जाहिर तौर पर बजट का मुख्य फोकस सरकार और कारोबार के बीच विश्वास को बढ़ाना है। अब एक नजर MSME सेक्टर के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर सिर्फ 15% का कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। 25 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले उद्यमियों पर 3 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। छोटे उद्यमियों के लिए 44AB के तहत ऑडिट लिमिट 5 करोड़ रुपए की गई। पहले ऑडिट कराने की सीमा केवल 1 करोड़ रुपए ही थी। डेट रिस्ट्रक्चरिंग विंडो की अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। छोटे उद्यमियों को NBFC से मिलेगी इनवॉइस फाइनेंसिंग की सुविधा। साथ ही वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए एक नई नीति लाई जाएगी जिससे MSME सेक्टर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। A national logistics policy will soon be released. Among other things, it will clarify the role of union government, state government and also the key regulators. It will create a single window e-logistics market and focus on generation of employment, skills and making MSMEs competitive. मंत्रालय के लिए इस बार अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया गया। योजनाओं के लिए मंत्रालय को अगले साल के लिए 7,572 करोड़ रुपए मिले हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए बजट में 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उधर गांव में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक सतत मॉडल विकसित करने के लिए खादी और ग्राम उद्योग को बजट में 472 करोड़ रुपए मिले हैं। फार्मा और ऑटो कंपोनेंट्स उद्यमियों को बेहतर निर्यात करने में मदद करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की नई योजना का ऐलान भी बजट में किया गया है। MSME क्लस्टर विकास परियोजना में आवंटन में 71% का इजाफा किया गया है। 391 करोड़ रुपए की योजना में छोटे उद्यमियों की उत्पादकता बढ़ाए जाने के प्रयास किए जाएंगे और इसी तरह से तकनीकी सहयोग के लिए 805 करोड़ की कैपिटल सब्सिडी योजना का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। अब इस चर्चा की शुरुआत करें डॉक्टर साहब, अगर MSME की बात करें तो वहाँ की जो परेशानियां हैं उससे हम सभी लोग परिचित हैं। फाइनेंस की दिक्कत है, फॉरवर्ड लिंकेज बाजार की दिक्कत है। बजट में आपको लगता है कि क्या उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश की गई है? खासतौर पर MSME और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, क्या उससे आप खुश हैं? देखिए, अगर आप बजट के ऊपर देखिए, ना ओनली कि MSME मिनिस्ट्री का बजट बहुत बढ़ाया गया है, डिफरेंट स्कीम ने सरकार ने काफ़ी बजट बढ़ाया है। MSME की अगर हम प्रॉब्लम्स को देखें तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उनकी टेक्नोलॉजी को लेके होती है और टेक्नोलॉजी के लिए क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड बढ़ा के 805 करोड़ रुपए का किया गया है। जो 1000 करोड़ की एक नई स्कीम आई जिसमें मिड साइज कंपनी पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल एंड ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में उनको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन R&D के लिए और बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए जिससे वो एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव हों, एक नई स्कीम लॉन्च की गई है। उनकी दूसरी प्रॉब्लम जो है वो लिक्विडिटी को लेके है। हमें मालूम है कि GST के बाद बहुत सी कंपनी की पर्टिकुलरली जो एक्सपोर्ट फील्ड में है उनकी लिक्विडिटी में काफ़ी चैलेंज आए थे। तो सरकार ने एक तो किया हुआ है कि बैंकों को बोला है कि इनकी डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग 1 साल के लिए बढ़ा दी जाए। दूसरी चीज़, सरकार ने फैक्टरिंग लॉ में अमेंडमेंट करने जा रही है जिससे कि NBFC जो है वो बिल डिस्काउंटिंग कर सकें। तीसरी चीज़ अब इन्होंने जो की है कि एक इनवॉइस बेस्ड ऐप डेवलप कर रहे हैं बिल डिस्काउंटिंग के लिए और जो कंपनीज हैं जो 500 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर करती हैं उनको एक ट्रेडेक्स पे लाया गया है, जैसे कि जो भी SMEs इन कंपनीज को सप्लाई करेगा उनको वो बिल डिस्काउंटिंग बैंक दे सके। इसी के साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि जहाँ तक उनकी लिक्विडिटी का सवाल है, गवर्नमेंट ने जेम पोर्टल को भी काफ़ी प्रमोट किया है और जेम पोर्टल में अगर हम देखते हैं आज की डेट में करीब 57,000 MSME वेंडर्स ऑलरेडी हैं रजिस्टर्ड। 50% से ज़्यादा जो बिजनेस है उनको मिलता है और सरकार अब 3 लाख करोड़ का बिजनेस जेम पोर्टल से करने जा रही है। अगर 50% इसका जाता है तो 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस इन कंपनीज को मिलेगा, तो उनकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक एड्रेस होगी।
जहाँ तक एक्सपोर्ट की सवाल है, वहाँ पे सरकार ने दो बहुत अच्छे कदम लिए हुए हैं। एक तो उन्होंने नई निर्विक स्कीम लाई है, और निर्विक स्कीम में वो बैंकों को इनकरेज कर रहे हैं कि आप एमएसएमई सेगमेंट और एक्सपोर्ट सेगमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दीजिए। उनके लिए जो पहले 60% ईसीजीसी का कवरेज था, वो बढ़ा के 90% कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि इतना कवरेज बढ़ने से बैंक का एक्सपोजर भी कम हो रहा है, तो वो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी नीचे आएगा। दूसरी चीज़, बहुत से ऐसे टैक्स हैं जो कि एक्सपोर्ट सेक्टर में अभी तक नहीं मिलते थे, तो जो नई स्कीम लॉन्च की जा रही है, उस स्कीम में ये हो रहा है कि जो भी टैक्सेस अभी जीएसटी में इंटीग्रेट नहीं हुए हैं, जो प्रोडक्ट सर्विसेज जीएसटी में नहीं आए हैं, जहाँ एम्बेडेड टैक्सेस हैं, उनको भी रिपीट किया जाए, जैसे एक्सपोर्ट जीरो रेटेड हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने बात की है कि ये सब जितनी रिफंड होगा वो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से होगा, जो कि एक्सपीडाइट करेगा और जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। तो एक तरह से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिस पर जो फोकस सरकार का है, कोशिश ज़रूर की गई है कि कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं बजट में जिससे छोटे उद्यमियों को फायदा हो। इस वक्त जुड़ चुके हैं अनिल भारद्वाज साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं फिस्मी के। बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। प्रधानमंत्री से आप मिले बजट से पहले, बजट के बाद आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आपकी बात भी हुई होगी, क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है, किस तरह से ले रहे हैं इस बजट को लोग? प्रधानमंत्री से मुलाकात तो बहुत सारे और विषयों पर भी हुई, बजट उनमें से एक था। और बजट में कम से कम एक जो प्रावधान है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर एनबीएफसीज को लाने का, वो जो सुझाव हमने दिया था वो इम्प्लीमेंट भी हुआ। उसके अलावा और भी बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे चीज़ों पर, वो तो शायद बजट से बाहर की चीज़ें हैं और चलती रहेंगी। पर कुल मिलाकर एमएसएमईज को बजट में कई अच्छी सौगातें मिली हैं, और उसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री का और वित्त मंत्री का धन्यवाद करना चाहेंगे। देखिए, 2-3 जो बड़ी समस्याएं एमएसएमईज की रही हैं वो डिलेड पेमेंट से रिलेटेड रही हैं, और उस डिलेड पेमेंट में ट्रेड प्लेटफॉर्म के जरिए एनबीएफसीज को लाना और उनके आने से लिक्विडिटी का वहाँ बढ़ना, कंपटीशन का बढ़ना बैंक्स का। और आज भी हमारी मुलाकातें हुई ट्रेड प्लेटफॉर्म से, और मुझे लगता है कि जो अभी टर्नओवर लगभग 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए के करीब तक पहुँचने की उम्मीद है कम्युलेटिव, वो हमारा यदि सुझाव सभी मान लिए गए तो मेरे ख्याल से 1 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगा 12 से 18 महीने में। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम साबित होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं वित्त मंत्री ने एमएसएमईज के लिए, कुल मिलाकर एक अच्छा बजट साबित होगा। लेकिन आप हमेशा से कहते आ रहे हैं कि एमएसएमई बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सेक्टर है, जिसमें राज्य सरकारों की अलग अलग नीतियां होती हैं, वहाँ पर भी जाकर के आपको कंप्लायंसेस करने होते हैं। लेकिन जो केंद्रीय बजट है, अगर आप टोटलिटी में देखें तो क्या वो जो पेन पॉइंट्स हैं जो कि लोकल लेवल पे जो एमएसएमईज को फेस करने पड़ते हैं, उसको दूर करने में कुछ मदद करेगा, या फिर आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग अथॉरिटीज़ के साथ बात करनी पड़ेगी, उनको भी समझाना पड़ेगा दिक्कतों को? देखिए, एमएसएमईज की आपने सही कहा, एक कॉम्प्लेक्स सेक्टर है और उसे हम 2-3 हिस्सों में बांटने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो यह है कि एमएसएमई सेक्टर की डिमांड कैसे बढ़े, और बजट में जो कई डिसीजंस लिए गए हैं कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, और उससे डिमांड जनरेट होगी और उसी से उनका माल बिकेगा। तो एमएसएमईज की जो पहली ज़रूरत रहती है वो तो है कि उसका जो उत्पादन वो करता है, जो प्रोड्यूस करता है, उसका डिमांड हो, और डिमांड होने के बाद माल जब बिक जाता है तो उसका पेमेंट हो। तो ये साइकिल मेंटेन करना जरूरी है। तो ये दोनों काम करने की कोशिश इस बजट में हुई है। जो मैसिव आउटले है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और आम आदमी के हाथ में कैश, चूँकि इनकम टैक्स की जो रिबेट मिली है उससे कुल मिला के डिमांड जनरेशन में मदद करेंगे। तो लेकिन जहाँ तक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ताल्लुक है, उसके लिए तो बजट में से को ही देखना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि ये तो सारे साल चलने वाली प्रक्रिया है जी। और लगातार डिफरेंट एक्ट्स जो हैं वो डिस्कशन में रहते हैं और अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो हम वो अपना काम जारी रखेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। लेकिन बजट से जो बड़ी उम्मीद थी वो ये कि कैसे कंजम्पशन बढ़े और कैसे उस जो एमएसएमई माल बनाता है उसकी डिमांड बढ़े। इन दोनों पर मेरे ख्याल से सही कदम उठाए गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ जो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो एक्सपोर्ट्स के टारगेट हैं, मिसाल के तौर पर मरीन एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए और क्या वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं, समझेंगे साहिब साहब के साथ। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम बजट 2020। इनमें से एक है आपका डिटर्जेंट और एक फेना। अब आप बताइए कौन सा बेहतर है? ये है ज्यादा सफेद
फेना? ब्लाइंड वॉशिंग टेस्ट में 100 में से 70 लोगों ने फेना सुपर वॉश को अपने डिटर्जेंट से बेहतर पाया है। अब आप भी लीजिए फेना सफेदी चैलेंज और खुद कहना फेना ही लेना। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। स्वागत है आप सभी का। हम चर्चा कर रहे हैं बजट 2020 में एक्सपोर्ट्स और MSME सेक्टर को क्या मिला, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोजगार बढ़ने की संभावना होती है। अजय साय साहब और अनिल भारद्वाज जी दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साय साहब, अभी हम देख रहे थे डिफेंस एक्सपो लखनऊ से लगातार हमें वहाँ से जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक एक बहुत बड़ा मेक इन इंडिया के लिए फोकस होने वाला है। मेक इन इंडिया के लिए और भी बहुत सारे कदम इस बजट में उठाए गए। क्या वो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक तरह से पॉजिटिव सिग्नल्स हैं? नहीं, देखिए, बहुत से कदम बजट में उठाए गए हैं जिनसे एक्सपोर्ट्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुछ हमने बात की, जैसे निर्वीक स्कीम, रॉडसेप की बात की है हमने, नई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाने की बात की हुई है। नई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि लॉजिस्टिक्स में बहुत से स्टेक होल्डर हैं, सबका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अनकॉम्पिटिटिव होने का बहुत बड़ा रीज़न हमारी बहुत हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है। हम बात कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 40% से 10% लाने के लिए 2022 तक। अगर ये होता है तो एक्सपोर्ट्स को इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस बजट की एक बहुत अच्छी बात है कि बजट ने कुछ नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है एक्सपोर्ट पुश करने के लिए, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो ऑटो कंपोनेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो। बिकॉज अगर आप ग्लोबल ट्रेड को आप देखें, मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो जॉब क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल करता है। लेकिन अगर आप ग्लोबल ट्रेड देखें तो ग्लोबल ट्रेड में आज टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर डोमिनेट करते हैं। आपका इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, पेट्रोलियम, ये मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड कंस्टिट्यूट करता है। ये करीब $9.5 ट्रिलियन का इनका वर्ल्ड ट्रेड है। इसमें हमारी जो शेयर है वो इवन 1% नहीं है। तो अगर यहाँ पे 1% हम शेयर भी बढ़ाते हैं तो ह्यूज इम्पैक्ट उसका आता है। 95 से $100 बिलियन एडिशनल एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। तो इस बजट ने बहुत अच्छा फोकस इन सेक्टर्स पे किया है। हमें ये भी देखना चाहिए कि हम बहुत, इंडिया जो है वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, हमारे पास लार्जेस्ट पूल ऑफ प्रोफेशनल मैन पावर है, हम R&D कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर में, नॉलेज बेस्ड सेक्टर में अपनी पहल करनी चाहिए और बजट ने इसको बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई किया है। मेरे को लगता है जिस तरह के बजट में मीडियम टू लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव लिए गए हैं, इन सेक्टर्स को बहुत प्रमोट मिलेगा। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल सेक्टर हैं, जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में कंप्लीट वैल्यू चेन की बात आई है, कोल्ड चेन की बात आई है, लिंकिंग ऑफ जो क्लस्टर्स हैं उनको इंटरनेशनल डेस्टिनेशन करने की बात आई है, मेरीन प्रोडक्ट को सपोर्ट करने की बात आई है। तो ये एक बहुत अच्छा मिक्स है कि एक आपने ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ सेक्टर को देखा है और एक आपने न्यू इमर्जिंग सेक्टर को देखा है। एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी के लिए बहुत अच्छा कदम ये रहेगा। अनिल जी, अगर हम फाइनेंस की बात करें तो आप लोग हमेशा से कह रहे हैं कि हमारे जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है इसीलिए ज़्यादा कॉम्पिटेटिव नहीं हो पाते हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा है, फाइनेंस की जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस बार जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है या फिर आपको NBFC से जो मदद करने की बात कही है, उससे क्या कुछ ईज आउट होता हुआ लग रहा है? और आगे जाते हुए इंटरेस्ट रेट पर आप लोगों की क्या राय है? सबसे पहले तो जो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर है, जो जिस बात के लिए फाइनेंस मिनिस्टर की दाद देनी पड़ेगी वो ये है कि एक्सपेक्टेशंस इस बजट से बहुत ज़्यादा थी जी, और एक तरह का प्रेशर भी था कि कोई पैकेज लाया जाए और कुछ सेक्टोरल बहुत बड़े ऐलान किए जाएं। लेकिन उस सब को दरकिनार कर फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार चीज़ों को लेके कितनी सीरियस है। इसका सबसे बड़ा फायदा MSME को ही होता है
क्योंकि जब आप फिस्कल डिसिप्लिन में कोई सरकार रहती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है और इंटरेस्ट रेट भी कंट्रोल में रहते हैं और उससे डिमांड भी बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम तो यही हुआ कि फिस्कल डिसिप्लिन की वजह से इंटरेस्ट रेट रिजीम में कोई बहुत हमें दिक्कत नहीं होगी और शायद आसानी होगी। दूसरी चीज़ जो बजट में करने की कोशिश की गई है कि जो एडिशनल डेट हम एमएसएमईज लेती हैं उसका सीजीटीएमएससी में जो स्पेशल प्रावधान किया है उसकी वजह से भी लोन कोलेटरल फ्री लेना एडिशनल वो आसान होगा एमएसएमईज के लिए। तो दोनों ही चीज़ें कुल मिलाकर एक अच्छा इम्पैक्ट डालेंगी। साहिब साहब, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा पिछले साल में एक ठीक ठाक प्रगति हुई है। डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर और होने जा रहा है। आपने फार्मा और ऑटो दो और सेक्टर्स के नाम लिए। मेरे ख्याल से टेक्निकल टेक्सटाइल पर भी इस बजट का फोकस है। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो कुछ नए एवेन्यूज़ भी आपको दिखते हैं क्या एक्सपोर्ट्स में, जहाँ पर हम जो वर्ल्ड की सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ फोकस कर सकते हैं और जो अपना एक्सपोर्ट का बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गवर्नमेंट ने फोकस नए सेक्टर्स पे लाया है और मैं आपको बताऊं, जैसे मोबाइल सेक्टर है, मोबाइल कंपनी जब इंडिया में आई थी शुरू में उन्होंने इंडियन मार्केट को देखा। हमारा मोबाइल बिल जो है पिछले एक साल में करीब $5 बिलियन कम हुआ है। इस साल हम मोबाइल एक्सपोर्ट के थ्रू करीब $2 बिलियन और अर्न कर रहे हैं। ये कंपनी जो इंडिया में बैठी हुई हैं वो आज की डेट में अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं चाइना से उससे कॉम्पीट कर रही हैं। उन्होंने अफ्रीका मिडिल ईस्ट में मार्केट ले लिया, साउथ एशिया में जा रही हैं और जिस तरह गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया, जैसे अभी 4% उनको MEIS बेनिफिट भी दिया है, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी बढ़ेगी। अगर हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बात करें तो जेनेरिक्स में हम वर्ल्ड लीडर हैं, लेकिन हमें वैल्यू एडेड सेगमेंट में भी जाना पड़ेगा और एक तरह से अगर हम देखें तो हमें अपना रॉ मटेरियल बेस भी बनाना पड़ेगा। हमारी थोड़ी लिटिल ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस चाइना पे है। न्यू फार्मा पॉलिसी में उस चीज़ को भी एड्रेस किया जा रहा है। ऑटो कंपोनेंट में इंडिया एक वर्ल्ड लीडर हो चुका है और इस तरह का फ़ायदा और सेक्टर्स में मिलेगा। आज की नीड ये है कि अगर हम बड़े प्लेयर को इंडिया में बुलाते हैं वो ऑटोमेटिकली एमएसएमई की एंसिलरी डेवलप हो सकती है। हमने देखा है जैसे मारुति का एग्जाम्पल था, काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल था और उसी तरह के मॉडल और इंडिया में रेप्लिकेट करेंगे जिससे एमएसएमईज को बहुत बेनिफिट मिलेगा। वंस उनकी वो सप्लाई चेन में आते हैं तो ग्लोबल मार्केट उनके लिए ऑटोमेटिकली खुल जाता है। आपने नई टेक्नोलॉजीज़ की बात की, पर अनिल जी क्या आपको लगता है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, जो नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं पूरे ग्लोब में, मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए क्या हमारे एमएसएमई इक्विप्ड हैं? और दूसरी बात ये सर कि जो स्किलिंग का गैप है उसको भी ब्रिज करने के लिए आपको लगता है कि और कुछ किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मीडियम और लॉन्ग टर्म में तो ये एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आने ही वाला है कि जो एमएसएमईज है वो कैसे स्केल अप हों और कैसे जो नई एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करके कॉम्पिटिटिव बने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेशतर एमएसएमई सेक्टर अभी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और जो ग्लोबल बेंचमार्क है टेक्नोलॉजी के, उनमें काफ़ी गैप है। और उस गैप की एक बहुत बड़ी वजह है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का स्केल ही कम होना है, यानी साइज ही कम होना, उसका इकोनॉमी ऑफ स्केल का लेवल जो है वो नहीं पहुंच पाना। और यही कारण है कि हमारे यहाँ माइक्रो बहुत ज़्यादा है और स्मॉल थोड़े हैं और मीडियम एंटरप्राइजेस तो लगभग नेग्लेजिबल हैं। जबकि जो टेक्नोलॉजिकली पावरफुल कंट्रीज हैं, जर्मनी है, जापान है, उसमें मीडियम एंटरप्राइजेस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक तो सबसे पहला काम जो हमें पॉलिसी लेवल पर भी, सरकार में भी और हमें उद्योग संगठनों में भी जो समझने की ज़रूरत है कि मीडियम एंटरप्राइजेस को तवज्जो जितनी मिलनी चाहिए भारत में उतनी अभी नहीं मिली है। और कहीं ना कहीं हम गांधी जी के उस सिद्धांत को कि जो सबसे छोटा है वो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसमें ये भूल जाते हैं कि ग्लोबल कंपटीशन में साइज की महत्ता बहुत ज़्यादा है और हमें स्मॉल से मीडियम, माइक्रो से स्मॉल और स्मॉल से मीडियम तक की दूरी तय करने के लिए उद्योगों को मदद करनी पड़ेगी। उसमें फाइनेंस एक बहुत बड़ा इशू है, एक्सेस टू लैंड एक बहुत बड़ा इशू है और क्योंकि फाइनेंस नहीं होगा तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट जरूरी है वो नहीं कर पाएंगे और इंटरेस्ट रेट रिजीम जो है वो भी बिनाइन हो, थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट हो, तभी वो कर पाएंगे। ये सब चीज़ें यदि इकट्ठी हो जाती हैं, स्किल का गैप फिल का चैलेंज है, लेकिन उसको फिल करना मुझे लगता है कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है बनिस्बत पहली दो चीज़ें जो मैंने कही कि एक्सेस टू फाइनेंस और एक्सेस टू अफोर्डेबल लैंड।
ये दो चीज़ें हो जाएं तो हम स्किल की का काफ़ी हद तक तो काम खुद एंटरप्राइज खुद भी ट्रेनिंग कर सकता है। जी, एक छोटा सा ब्रेक और लेना होगा। ब्रेक के बाद ये चर्चा हमारी लगातार जारी है। आप देख रहे हैं बजट 2020। इनमें से एक है आपका डिटर्जेंट और एक फेना। अब आप बताइए कौन सा बेहतर है? ये है ज्यादा सफेद फेना। ब्लाइंड वॉशिंग टेस्ट में 100 में से 70 लोगों ने फेना सुपर वॉश को अपने डिटर्जेंट से बेहतर पाया है। अब आप भी लीजिए फेना सफेदी चैलेंज और खुद कहना फेना ही लेना। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बजट 2020। साहिब साहब, एमएसएमई कंट्रीब्यूशन अभी 30% है जीडीपी का, उसको अब मिनिस्ट्री करी अगले 5 साल में 50% तक ले जाएंगे। स्केल अप कैसे किया जाए, क्योंकि पूरी वैल्यू चेन उसी के ऊपर डिपेंड करती है सर। नहीं, देखिए अनिल भारद्वाज जी ने वो बात लगाई है, जो हम बजट में जो ड्यूटी इंक्रीज देख रहे हैं वो हम ड्यूटी इंक्रीज एक पर्पस से देख रहे हैं। और ड्यूटी में अगर देखिए ड्यूटी इंक्रीज की गई है तो बहुत सी ड्यूटीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेदर फुटवेयर की बात करें जहाँ ड्यूटी 25 से 30 हुई है, कंपोनेंट की 15 से 20 हुई है, फर्नीचर की 20 से 25 हुई है। ये ड्यूटी उन प्रोडक्ट पे हुई जो एमएसएमई बनाते हैं। और मेरा अपना आइडिया है कि ये ड्यूटी इसलिए की गई है कि जो ये यूनिट्स हैं वो स्केल अप कर सकें। आपको एक एग्जांपल देना चाहेगा, यूएस चाइना ट्रेड वॉर में यूएस से कुछ इंक्वायरी आई फुटवेयर की, वो इंक्वायरी एक कंपनी पर इतनी आई जितना इंडिया में उतना एक प्रोडक्शन ही नहीं है। जी। तो बहुत जरूरी है कि हम स्केल अप करें, जबकि आज की डेट में जो ग्लोबल बिजनेस में प्रॉफिट आता है वो वॉल्यूम से आता है। तो अगर हम ये स्केल अप नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं पूरी जो ड्यूटीज का जो स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, उसको बहुत से लोग प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी कहते हैं, मैं उनको देख रहा हूँ कि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम दिया गया है, एक आप कह सकते हैं फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू दिया गया है, जैसे इस ड्यूरिंग दिस पीरियड लोग टैरिफ का एडवांटेज लेके नेसेसरी स्केल अप कर सकें, स्किल डेवलप कर सकें, प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकें और जो साइज इंक्रीज करना है उसको करके ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो सकें। तो भारद्वाज साहब, बजट में कुछ ये कहा गया कि हम वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, नई टेक्नोलॉजीज में हम अपने आप को वर्ल्ड क्लास में लेकर के जाएंगे। एमएसएमई कब हमारी वर्ल्ड क्लास हो पाएंगी, वो सपना आप अपने क्या करियर में देख पा रहे हैं अगले 5 साल 10 साल में? बड़ा विजन देखें सर तो देखिए, इस बजट में जो बहुत ही एक अच्छी चीज़ मुझे लगी वो यही थी कि इस बजट का जो एम्फेसिस था एक बड़े हिस्से का, वो उन चीज़ों की तरफ था जो आने वाले 15 से 20 सालों तक भारत को एक कम्पिटिटिव एज दे सकती हैं। उसमें आईओटी का जिक्र आया, क्वांटम जो कंप्यूटिंग है उसका जिक्र आया, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक डाटा सेंटर्स को बनाने का जिक्र आया। और वो ये सब इसलिए ज़रूरी है कि यदि डाटा, जैसे उन्होंने कहा भी है और ये एक तरह का अब एक्सेप्टेड नॉर्म है कि डाटा फ्यूचर का ऑयल है, डाटा की क्रंचिंग करके, डाटा के ऊपर काम करके ही हम नए नए प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं, नई सर्विसेज दे सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक डाटा सेंटर्स को ले जाना और पंचायतों को वाईफाई के साथ जोड़ना, नेटवर्क के साथ, ये दर्शाता है कि आने वाला जो फ्यूचर है भारत उसके लिए अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर रहा है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी का क्रिएट कर रहा है। मुझे लगता है कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए बहुत सारी संभावनाएं इस नए हिस्से में खुलने वाली हैं जो आईटी आईओटी रिलेटेड होगा। जी, बहुत धन्यवाद अनिल जी, वक्त देने के लिए, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अजय साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। कल हम कोशिश करेंगे न्यू इकोनॉमी पर चर्चा करने की। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।